अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरअसल एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। इसके बारे में डेंसिटी हमारे पास दरअसल एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी में से भी कहो तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डेंसिटी है हमारे पास ये दरअसल एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो बेस यूनिट से मिलकर बना है। सही है। अच्छा, वो दो बेस यूनिट्स कौन से हैं? एक है केजी और एक है मीटर। सही है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि भाई ये डेंसिटी चीज है क्या। देखो, जब आप देखते हो अपने रोजमर्रा जिंदगी में कि भाई वो बड़ी बड़ी कश्तियाँ या बड़ी सी लकड़ी समंदर के ऊपर तैर रही होती है, और जबकि छोटा सा नीडल जो होता है लोहे का, वो समंदर में डूब जाता है। तो इस तरह से होता क्यों है? तो यहीं से हमारे पास आगाज होता है डेंसिटी का। सही है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई नीडल जो है वो लकड़ी से भारी था इसी वजह से पानी में डूब गया? नहीं। हाँ, हम इसके लिए एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई नीडल जो है वो लकड़ी से डेंसर था, इसी वजह से डूब गया। अब ये डेंसर क्या है, डेंसिटी क्या है, ये जानना है अभी हमें। अब डेंसिटी को जानने के लिए आपको दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है, एक है मास और एक है वॉल्यूम। मास जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है भाई कि भाई बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। सही है कि भाई वॉल्यूम दरअसल है क्या, निकाला कैसे जाता है। मास तो आपको पता है, मास हमने देख लिया, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। निकाला कैसे जा सकता है? फिजिकल बैलेंस के थ्रू निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू निकाला जा सकता है, जिसकी बातें हम कर चुके हैं। वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम कहते हैं किसको है कि भाई किसी बॉडी ने कितनी जगह घेरी है, बॉडी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जगह घेरना। सही है। स्पेस का मतलब जगह। तो किसी बॉडी ने कितनी जगह घेरी हुई, ये उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। लेट्स सपोज ये डस्टर है। अब अगर मैं कहूं कि भाई स्पेस ने डस्टर ने कितनी जगह घेरी है, तो आप क्या कहोगे कि भाई आप इसकी लंबाई नाप लो, आप इसकी हाइट नाप लो, और आप इसकी चौड़ाई नाप लो। ये जो इसकी चौड़ाई, जब आप तीनों लेंथ को नाप लोगे तो आप क्या पता कर लोगे कि भाई दरअसल इस डस्टर ने जगह कितनी घेरी। अब आपने गौर किया कि भाई जब मैंने डस्टर के लिए चेक करना चाहा कि भाई डस्टर ने कितनी जगह घेरी है स्पेस में, मतलब मैं इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं इसकी एक लंबाई चेक करूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। फिर उसकी चौड़ाई चेक करूंगा, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है। और फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट भी देखूंगा। दरअसल मुझे वॉल्यूम पता करने के लिए कितनी लेंस पता करनी पड़ी? तीन लेंस पता करनी पड़ी। इसी वजह से हम करते क्या है कि भाई इन तीनों लेंस को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों लेंस को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसी से हमारे पास क्या आता है? वॉल्यूम आता है, जो कि बन के क्या मिल के क्या बन जाता है? मीटर क्यूब। इसी वजह से हमारे पास वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। सही। अच्छा, उसके अलावा हम जब ये तो मीटर क्यूब तो हम सॉलिड के केस में इस्तेमाल करते हैं। जब हम लिक्विड वगैरह की बात करते हैं तो हम अमूमन लीटर का यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर हम मीटर क्यूब और लीटर के दरमियान रिलेशन जानना चाहें, दोनों ही वॉल्यूम के यूनिट है, तो एक मीटर क्यूब में कितने लीटर हो सकते हैं? 1000 लीटर हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, और एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटी, सेंटी क्या है? हमारा प्रीफिक्स, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि भाई सेंटी हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। अच्छा, और मेजरिंग द वॉल्यूम। अच्छा, अब किसी बॉडी के वॉल्यूम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जैसे अभी इस डस्टर का मैंने बोला, ये डस्टर एक ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर आप किसी बॉडी का वॉल्यूम निकाल रहे हो और वो बॉडी का शेप एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तब तो उसका वॉल्यूम निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप उसके लिए फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं और उस फॉर्मूलाज के थ्रू उनका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। लेकिन अगर किसी बॉडी का शेप इररेगुलर हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको जरा कि भाई मेजरिंग द वॉल्यूम। मोस्ट सॉलिड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, अगर किसी का ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद ये है कि भाई क्यूबिक शेप हो, स्फेरिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप से मुराद ये है कि भाई जैसे बॉल जैसा। सही है। सर्कुलर शेप, और यानी जितने भी ज्योमेट्री में तुम लोग शेप्स पढ़ते हो इन सबको ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। सही है। अब इन सारी शेप्स के वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? फॉर्मूला मौजूद होते हैं। सही है। और उन फार्मूला में हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि रेडियस हो गया, जैसे कि हाइट हो गया, जैसे कि डेप्थ हो गया, जैसे कि विड्थ हो गया, जैसे कि बेस हो गया, जैसे कि लेंथ हो गई। सही। इन सारे इनमें से किसी न किसी पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर ही रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हो कि भाई अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक देखूं,
क्या देखूं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब ये है कि भाई उसमें 3 लेंथ्स होंगी, एक उसकी लंबाई होगी। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब यही है, सीधा सीधा यही रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सही है। एक इसकी लंबाई है, एक इसकी हाइट है, एक इसकी विड्थ है। जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का क्या आ जाएगा, सीधा सीधा वॉल्यूम आ जाएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला है। हाँ, आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक ना होके एक सिलिंड्रिकल शेप है, लेट्स सपोज इस तरह करके, सही है। जैसे एक ये सिलेंडर बना हुआ है, तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए क्या करना पड़ता है भाई, हाइट को यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ये जो हाइट है, इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है किसके साथ, रेडियस के स्क्वायर के साथ। रेडियस के स्क्वायर का मतलब ये कि भी ऊपर से जब आप सिलेंडर को देखोगे तो ये आपको सर्कुलर नजर आएगा। जब सर्कुलर नजर आएगा तो सेंटर के पॉइंट से लेकर सरफेस तक का फासला आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो उस रेडियस का स्क्वायर लेकर आप सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल लोगे। इसी तरह से अगर आपको किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर मींस जैसे बॉल शेप, फुटबॉल शेप, तो आप क्या करो, रेडियस लो, उसका क्यूब करो, पाई अपॉन 4/3, यानी ये इसका फॉर्मूलाज है, ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्मूलाज है वॉल्यूम निकालने के लिए, सही है। और हर फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो 3 लेंथ ही इस्तेमाल हो रहे हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम आप हमेशा याद रखना, जैसे एरिया में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ विड्थ या लेंथ हाइट या हाइट विड्थ, ऐसे करके सिर्फ 2 लेंथ अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हम एरिया बोलते हैं, लेकिन अगर हम 3 लेंथ की बात करते हैं तब हम इसको वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर्स एंड बीकर्स। भाई लिक्विड का वॉल्यूम किस तरह से नापा जा सकता है भाई, सिलेंडर्स की मदद से, बीकर्स की मदद से। आपने अगर लैब वगैरह जाओ तो वहां पर आप ऐसे देखोगे कि भी सिलेंडर्स होंगे ग्लास टाइप के या प्लास्टिक के बने होंगे, सही है, बीकर्स होंगे और उनके ऊपर इस तरह से नंबरिंग हुई होगी। ये नंबरिंग दरअसल वॉल्यूम शो कर रहा होता है कि भाई जब आप उसमें लिक्विड भरोगे, यहाँ तक लिक्विड भर दिया तो ये 200 ml हो गया, उस पर लिखा होता है बाकायदा, जैसे स्केल पर लिखा होता है, सही है। तो मेजरिंग सिलेंडर दरअसल हमारे पास यही है, मेजरिंग सिलेंडर यही चीज है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, सही है। किससे बना होता है, ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक से बना होगा, सही है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जब लिक्विड डाला जाता है इसमें तो ये एक सर्टेन हाइट तक राइज करता है, सही है। जब सिलेंडर में लिक्विड डाला जाता है, और मतलब डालना, राइजेस टू अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल तक राइज कर जाता है। राइज करना मतलब ऊपर चला जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसमें लिक्विड डाला तो वो लेवल कहाँ राइज कर गया, 200 पर, तो यहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम कितना आ गया, 200 ml। चूंकि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ यूनिट कि भाई लीटर, लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। एम, एम यहाँ पर जो लगा, ये एम क्या है, ये प्रीफिक्स है। क्या था प्रीफिक्स, मिली, एम मानी मिली, सही है। अच्छा, और मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ सही है। तो ये हम सारी प्रीफिक्सेस पढ़ चुके हैं, आपने उसको याद करना होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, in order to read correctly we should keep the eye in level with the bottom of meniscus। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर इस लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करोगे सिलेंडर में, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 2 लेयर्स नजर आएगी, सही है। इन 2 लेयर्स को कहते हैं, एक को कहते हैं लोअर मेनिस्कस, एक को कहते हैं अपर मेनिस्कस। तो अपर मेनिस्कस जो है वो लोअर मेनिस्कस से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आपने हमेशा अपनी जो निगाह है वो लोअर मेनिस्कस पर टिकाए रखनी है। और उसके अलावा जब आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, नोट कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, तो सिलेंडर बिल्कुल आपके सामने फ्रंट में होना चाहिए, किसी एंगल पर नहीं होना चाहिए। यानी उस वैल्यू और आपकी आंखों के दरमियान कोई एंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी पता चले सिलेंडर आपने नीचे पकड़ा और यहाँ से ऐसे देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल आपके फ्रंट में होना चाहिए, सही है। और उसके लोअर मेनिस्कस को ऑब्जर्व करना है कि भाई वो किस रीडिंग पर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, जैसे कि ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, अगर कोई सॉलिड इरेगुलर है, यानी ना उसकी हाइट नापी जा सकती है, ना सॉलिड ना रेडियस नापा जा सकता है, सही है। जैसे कि ये एक ही शेप है, अगर मैं इसका, ये एक पत्थर है, मैं इसका वॉल्यूम नापना चाहूँ तो मैं कर क्या सकता हूँ कि भाई जैसे मैंने इसमें पानी डाला, ये पानी 200 ml तक गया, 200 ml तक जाने के बाद अब मुझे इसका पानी का वॉल्यूम पता चल गया कि भाई ये 200 ml है। मैं क्या करूंगा, पत्थर डाल दूंगा, जिस पत्थर का मुझे वॉल्यूम जानना है। इरेगुलर पत्थर, इरेगुलर शेप है ना, और इरेगुलर शेप के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इरेगुलर शेप का जो पत्थर है उसको मैं इसमें डाल दूंगा, तो उससे होगा क्या कि ये लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। अब मैं चेक करूंगा कि कितना ऊपर गया। अब अगर आप देख सको तो ये
लिक्विड का लेवल 300 पे चला गया, यानी इस टाइम पर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 300 ml। पहले वॉल्यूम कितना था 200 ml। तो ये फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम निकाल लूंगा तो ये किसका वॉल्यूम बचेगा, ड्रॉप का वॉल्यूम बचेगा, जो कि कितना आएगा 100 ml। क्लियर है? अच्छा, तो किसी इरेगुलर शेप का आप इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो सिलेंडर की मदद से। उसके अलावा हम आ जाते हैं जरा अपनी डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है भाई, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी खास वॉल्यूम, समझा दिया ना वॉल्यूम क्या है कि कितनी जगह गया, किसी खास जगह में कितना मास भरा हुआ है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 किलो का भट्टा उठा लो, अब वो होता तो इतना सा है लेकिन वजन उसका अच्छा खासा होता है। लेकिन वही 1 किलो की चावल का वजन अगर उसके बराबर, मतलब 1 किलो चावल लो लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा गिरता है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई कुछ चीजों का वजन सेम है लेकिन जगह ज्यादा गिर रही है, और कुछ चीजों का वजन डिफरेंट है लेकिन जगह एक जितनी गिर रही है। सही है? तो ये माजरा क्या है, इससे फिर हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर को कहते हैं रो। जैसे हमारे इंग्लिश लेटर्स होते हैं ABCD, इस तरह से ग्रीक के लेटर्स होते हैं, इसमें से एक लेटर है रो जो कि डेंसिटी का सिंबल होता है। अब डेंसिटी को आप यहाँ से देखो तो किलोग्राम, मास का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दो चीजें हैं, मास दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है। और वॉल्यूम अलग अलग होने के बाद मैं आपसे कहूं कि भाई पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले के वॉल्यूम से ज्यादा है, बताओ डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला, दोनों बॉडीज का मास सेम है, दोनों बॉडीज का वॉल्यूम चेंज है, पहले वाली का वॉल्यूम ज्यादा है दूसरे वाले से, दोनों बॉडीज की डेंसिटी में क्या रिलेशन आएगा, कौन सी की डेंसिटी ज्यादा होगी कौन सी की कम होगी। तो ये आप जब इस फॉर्मूला को समझोगे तो आपको ये कहानी आसान हो जाएगी। फॉर्मूला में है क्या कि भाई जब आप रिलेशन जानना चाहो किसी दो चीजों के दरमियान, तो आप करते क्या हो, किसी एक को कांस्टेंट कर देते हो, फिक्स कर देते हो। जैसे अभी हमने क्या बोला कि भाई मास यहाँ पर फिक्स्ड है, या मास को छोड़ो, अभी यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करो कि भाई अगर आप देखो डेंसिटी के बिल्कुल सामने कौन है, मास, और डेंसिटी के बिल्कुल सामने डेंसिटी के उलट में कौन है, वॉल्यूम है। यानी यहाँ पर अगर आप देखो डेंसिटी के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। सही है? तो यहाँ पर डेंसिटी और मास आमने सामने, और यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम ऊपर नीचे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि अभी हम आगे चल के देखेंगे, उसको मजीद डिस्कस करेंगे। इस चीज को आप बांध लो कि भाई जब भी कोई चीजें आमने सामने हो इक्वल में, तो आप हमेशा याद रखना उनका रिलेशन डायरेक्ट का होता है। क्या होता है, डायरेक्ट। कहने का मकसद ये कि भाई जब जैसे ही मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज होगा किसी चीज का, तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कोई दो चीजें ऊपर नीचे हो फॉर्मूला में, तो उनका मतलब होता है कि भाई इनका रिलेशन जो है वो इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन मतलब कि भाई डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। क्लियर है? तो वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर आप देखो ये ऊपर नीचे है। कहने का मकसद ये है कि भाई इन दोनों में से अगर कोई एक एक तरफ चेंज हो रहा है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। लेकिन ये दोनों आमने सामने हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होंगे। इसको आप इस तरह से आसानी से याद रख सकते हो कि भाई अगर इन तीनों में मैं चेंज को तस्वर करना चाहूँ तो डेंसिटी का मास के साथ चेंज कैसा है, सेम डायरेक्शन में, कि भाई अगर मास इंक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, कि भाई डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप बता सकते हो कि भाई मास तो दोनों का सेम है, तो मास से तो डेंसिटी पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वॉल्यूम किसका बड़ा है, अब यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। वॉल्यूम किसका ज्यादा है भाई, वॉल्यूम V1 का ज्यादा है, तो डेंसिटी V1 की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये D1 इज लेस देन D2। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जरा हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब जरा हम देखते हैं अपना रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हेवियर है, कौन सी चीज़ नहीं है, या कौन सी चीज़ हाँ, जैसे हमने अभी पढ़ा डेंसिटी के टर्म्स में
कि डेंसिटी के टर्म्स में कौन सी चीज़ डेंसर है, कौन सी चीज़ लेस डेंस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं और उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ये रिलेटिव डेंसिटी दरअसल होता क्या है, ये रेशो होता है। रेशो होता है किसका, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का विद अ रेफरेंस सब्सटेंस। कहने का मकसद ये है कि भाई रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही तब आएगा जब आपके पास दो चीज़ें होंगी। जब आपके पास दो चीज़ें होंगी, दो डेंसिटीज होंगी, तो उनको आप कंपेयर करोगे। क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो ये रिलेटिव का मतलब ही यही होता है, रिलेशन बनाना। किसी दो डेंसिटीज को आप कंपेयर करते हो और फिर बताते हो कि भाई कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सी डेंसिटी कम है। सही है, उसी के लिए रिलेटिव डेंसिटी की टर्म। तो ये दरअसल एक रेशो है। किसका रेशो, जिन दो सब्सटेंसेस की डेंसिटीज आप कंपेयर करना चाहते हैं। सही है। अच्छा, तो हमारे पास लेट सपोज मोस्टली होता ये है कि जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं इनको कंपेयर किया जाता है वाटर की डेंसिटी के साथ। किसके साथ कंपेयर किया जाता है, वाटर की डेंसिटी के साथ। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वाटर अपनी, देखो एक चीज़ याद रखना, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जब किसी चीज़ का टेम्परेचर ऊपर नीचे करो तो उसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से चीज़ों का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये अब हम आगे चल के देखेंगे, एक चार्ल्स लॉ है उसकी वजह से। तो वाटर जो है अपनी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पर शो करता है। किस टेम्परेचर पर शो करता है, 4 डिग्री सी पर। तो वाटर की 4 डिग्री सी पर जो डेंसिटी होती है उसको हम एज अ रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस यानी लेट सपोज मैंने किसी चीज़ की डेंसिटी पता की, ये लेट सपोज मैंने इस मार्कर की डेंसिटी पता की, ये एक सॉलिड है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको वाटर के साथ कंपेयर करना चाहूँगा, वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। वाटर की डेंसिटी के साथ ही क्यों कंपेयर करना चाहूँगा, इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि भाई ये चीज़ पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी। अब जैसे देखो, अगर आपका सब्सटेंस जो आपने लिया उसकी डेंसिटी ऊपर रखनी पड़ेगी क्योंकि रेशो है। सही है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको ऊपर रखना पड़ेगा और जो भी रेफरेंस सब्सटेंस है वो आपने नीचे रख दिया। सही है, तो ये दरअसल एक इसके लिए फॉर्मूला है। तो जब भी हम सॉलिड्स और लिक्विड को कंपेयर करते हैं, सॉलिड्स और लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, तो इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, वाटर की डेंसिटी के साथ। अच्छा, गैसेस को किसकी डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है, भाई एयर की डेंसिटी के साथ। उसके बाद ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। यानी जिन दो चीज़ों का आप डेंसिटी कंपेयर चेक करना चाह रहे हो, अब यहाँ पर दो चीज़ों में से एक चीज़ फिक्स कर दी गई है जो कि है वाटर, इसको अब हम क्या कहेंगे, रेफरेंस। क्या कहेंगे, रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी अब हमारे लिए फिक्स्ड हो गई है, बस जो दूसरा होगा वो चेंज होता रहेगा इसमें। तो लेट सपोज अगर हम चेक करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और वो 1 से ग्रेटर आती है, कहने का मकसद है कि भाई अगर 1 से बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी होगी। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई सब्सटेंस की जिसकी डेंसिटी तुम लाए हो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। जब वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जो सब्सटेंस तुम लाए उसकी डेंसिटी वाटर से क्या है, ज़्यादा है। और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर में सिंक कर जाता है। क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, डूब जाता है। और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो यही आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई अगर कोई नीडल हम पानी में डुबोएं तो वो डूब जाता है और जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं वो तैर रही होती हैं। तो ये दरअसल मास का नहीं होता बल्कि ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सही है, तो रिलेटिव डेंसिटी की मदद से हम बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैर सकती हैं, फ्लोट कर सकती है, कौन सी चीज़ें पानी के अंदर सिंक कर सकती है। क्लियर है। अच्छा, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ गई यानी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है उस बॉडी से, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्लियर है। अच्छा भाई, अब ज़रा हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ये वैल्यूज वगैरह दी हुई होती है, इनको हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। सही है। इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। सही है। अब डेटा में क्या कह रहे हैं, डेटा मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मास। तो मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ बॉल, आपको रेडियस ऑफ बॉल बताया गया है 18 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना जो भी क्वांटिटीज होंगी हम उनको एसआई यूनिट में रखेंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर रेडियस का एसआई यूनिट नहीं है। रेडियस क्या है, दरअसल एक लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। अब हमें पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम 100 को यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ जाके डिवाइड करा देंगे। तो 1/100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी वैल्यू है जो हमारे पास सेंटीमीटर में है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कराओगे हमारे जो 100 से। क्लियर है। जब आप इसको 100 से डिवाइड कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें मीटर की क्या वैल्यू है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दरअसल 0 या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई हम यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 18 सेंटीमीटर। सही। एक तो तरीका ये है कि भाई 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.18 मीटर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि चूंकि हमने प्रीफिक्स पढ़े में, तो आप ये सेंटी की जगह डायरेक्ट लगा दो 10⁻⁻², क्योंकि सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻²। सही है। तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻² हो गया, तो हमने डायरेक्ट सेंटी की जगह -2 लगा दिया। तो ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है। सही है, दोनों में मीटर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो डेंसिटी गिवन है आयरन बॉल की, और डेंसिटी कितनी गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी हमें यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। सही। अच्छा, इस चीज में आप एक चीज याद रखें कि भाई जब भी आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी जाती है, अब इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1 है। इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, 1 है। यहाँ पर ये 1 जो है सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दरअसल, और ये 7.8 जो है ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी तो हम इसको पढ़ते कैसे, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब हमने अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो हमें पता है भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सही है। अब अगर इस ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ये 1000 यहाँ से यहाँ आएगा, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, ये मतलब 1000 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम। सही है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, सिंपल ग्राम के लिए जो वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो मास है वो ग्राम से किलोग्राम में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 7.8 है, तो 7.8 को जब आप डिवाइड कराओगे 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर आप देखो, नीचे हमारे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के दरमियान रिलेशन जानना चाहो तो आप आसानी से जान सकते हो कि भाई 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और मैं बोथ साइड क्यूबिंग कर दूं, तो बोथ साइड क्यूबिंग करने पर ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, मीटर क्यूब अपनी जगह, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन जाएगा 100⁻³ सही है, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या बनेगा कि भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 10⁻² होल पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बन जाएगा 1 मीटर क्यूब
100 को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ 6 नहीं 3 रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा फिर। तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर 6 मीटर क्यूब। कहने का मकसद क्या है कि भाई हमारे पास 10 के मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगाना है। सही है, 1 के आगे 6 जीरो लगाने, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का रिलेशन। अब अगर आपको किसी चीज किसी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप करोगे क्या कि भाई ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब सिंपल अपने करना क्या है कि भाई कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब हम अगर चेक करना चाहे, तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 0 0। सही है। और मीटर क्यूब, कहने का मकसद ये है कि भाई सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू से डिवाइड कराना पड़ेगा, 10 रेज टू द पावर 6 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 1 है, इसको डिवाइड कराना है 10 रेज टू द पावर 6 से। चाहो तो इस तरह लिख लो, चाहो तो ये बड़ी वैल्यू लिख लो, हम साइंटिफिक नोटेशन सीख चुके हैं, तो हम 10 पावर 6 भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि भाई मीटर और सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में आप रिलेशन कैसे पता कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 1000 है ना, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 1000 को जब हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, अब यहाँ यूनिट क्या आ जाएगा, केजी, और यहाँ यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि जब 10 पावर 3 यहाँ डिवाइड कर दिया और 10 पावर 6 यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ऊपर यूनिट क्या बच जाएगा, केजी, नीचे यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। सही है, और इनके दरमियान लाइन लगा दो। अच्छा, ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो जब डिवाइड हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.8, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, भाई ये 10 पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर माइनस 3 बन जाएगा। इसी तरह से ये 10 पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 बन जाएगा। क्लियर है, हमने पढ़ा है कि भाई जब कोई चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, 7.8 को 1 से डिवाइड कराओगे तो 7.8 ही रहेगा, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर माइनस 6। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है कि भाई जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो -3 और -6 को आप क्या करोगे, आपस में माइनस कराओगे, -3 में से माइनस किया -6 को, तो ये क्या बन जाएगा, 7.8 एक्सपोनेंट -3 प्लस 6, जिससे हमारे पास आ जाएगा 7.8 एक्सपोनेंट 3। सही है, और ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हर बार आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि भाई अगर वैल्यू 7.8 है तो सिर्फ 10 टू द पावर 3 हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ये केजी पर मीटर क्यूब में तब्दील हो गया। तो ये तो एक समझाने के लिए था, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करो तो आप इस तरह से डायरेक्ट करना कि भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 लगाओगे, और इससे ये यूनिट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन हो गई हमारे पास, और उसके अलावा हमने इसके बाद करना क्या होता है, सोल्यूशन करना होता है। सोल्यूशन ये करना है कि भाई आपने फार्मूला लगाना है डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मास हमें फाइंड करना है, डेंसिटी की जगह आ जाएगा 7.8 एक्सपोनेंट 3, और वॉल्यूम की जगह रेडियस। सो वॉल्यूम हमने अभी फाइंड ही नहीं किया, तो वॉल्यूम आप किस तरह से फाइंड करोगे, चूंकि ये हमारे पास दरअसल एक बॉल है, तो बॉल का मैंने स्फीयर का वॉल्यूम आपको बताया था किस फॉर्मूले से निकल सकता है, 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले से निकल सकता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, 4/3 3.14, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू ये रही। आप चाहो तो 0.18 रखो, या चाहो तो 18 एक्सपोनेंट -2 रखो, तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब आप इस चीज को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करोगे
सॉल्व करने के बाद जो भी वॉल्यूम की वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ पर रखोगे और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट आपका किलोग्राम ही होगा, क्योंकि आपने सारे एसआई यूनिट रखे हैं। क्लियर है? इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि भाई आप किसी गैस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेंसर गैस है या ये जो है डेंसर नहीं है, यानी किस गैस की, दो गैस के कंपैरिजन करके उनमें डेंसिटी का फर्क कैसे बता सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई एक दो दो सिलेंडर लो सेम वॉल्यूम के, दो सिलेंडर सेम वॉल्यूम के लो और उसके अंदर सेम प्रेशर के ऊपर गैस भरो। आप देखो कि भाई जिस गैस का प्रेशर मास ज्यादा आएगा उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा है कि भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इन दोनों में से आप मास या वॉल्यूम में से एक चीज को फिक्स कर दो तो डेंसिटी दूसरी चीज के साथ रिलेशन शो करेगी। तो गैसेस के केस में क्या होता है कि भाई हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं तो फिर डेंसिटी का मास के साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई अ गैस इज डेंसर इफ इट हैज मोर मास इन सेम वॉल्यूम कंपेयर टू अनदर गैस, यानी दूसरे गैस के मुकाबले में उसका मास ज्यादा है उतने ही वॉल्यूम में, तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई ये गैस ज्यादा डेंसर है उससे। इस अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, कैन यू टेल हाउ अ हॉट एयर बलून वर्क। सही है कि हॉट एयर बलून ये होता है कि भाई जब किसी बलून के अंदर आप हॉट एयर भरते हो तो वो बलून जो है वो हवा में उड़ने लगता है। जैसे कि हमने डेंसिटी में देखा कि भाई कोई चीज समंदर पे क्यों तैरती है, तो हमने ये देखा कि भाई अगर किसी चीज की जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, वो 1 से अगर ज्यादा आती है तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी। सिंक करेगी मतलब डूब जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से ज्यादा होगी। सही है। और अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आती है तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी और वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। इसी तरह से सेम रूल होता है यहाँ पर हमारे पास हवा में भी, कि कोई चीज हवा में तैर रही होगी यानी उड़ रही होगी या जमीन पे बैठी रहेगी, तो इसका ताल्लुक होता है हवा की डेंसिटी के साथ। अगर हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम लिक्विड या सॉलिड के केस में पानी से कंपैरिजन करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी में, रिलेटिव डेंसिटी में, और गैस के केस में हम एयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर हम एयर के साथ कंपेयर करके किसी चीज की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी एयर से कम आ जाए, यानी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आ जाए, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू का 1 से कम आने का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो भी चीज है, उसकी डेंसिटी गैस से कम है। अब जब गैस से कम है डेंसिटी तो चीज गैस के अंदर यानी हवा में फिर उड़ना शुरू कर देगी। और अगर उस चीज की डेंसिटी हवा से ज्यादा है, यानी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो मतलब उस गैस की डेंसिटी या उस चीज की डेंसिटी हवा से ज्यादा है, तो वो जमीन पर बैठेगी ना कि हवा में उड़ेगी। सही है। तो हॉट एयर बलून में भी सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगता है। आपने इस चीज में याद रखना है कि भाई हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कोल्ड एयर से कम होती है। अब जब आप किसी बलून के अंदर हॉट एयर भरोगे, सही है, हॉट एयर भरोगे तो होगा क्या कि भाई बलून के आसपास एनवायरनमेंट में क्या है, कोल्ड गैस है और बलून के अंदर हॉट गैस है। तो आप दोनों गैसेस की डेंसिटी को कंपेयर करोगे। अभी हमने पढ़ा कि भाई हॉट एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर से कम होती है, यानी हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। और अभी मैंने आपको बोला कि भाई अगर एयर की डेंसिटी, यानी यहाँ इस केस में अगर हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये बन सकता है कि भाई डेंसिटी ऑफ हॉट एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। अब होता क्या है कि भाई कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है हॉट एयर से, इसीलिए वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आती है और जो हॉट एयर बलून है वो हवा में राइज कर जाता है, उड़ने लग जाता है। क्लियर है?